इंटरेस्ट की बात कर दी। रोमा को उम्मीद नहीं थी कि बहन होकर मंजू उससे ऐसे व्यापारों वाले काम करेगी, पर उसने बोला नहीं। मगर तमन्ना चुप नहीं बैठ सकी और बोल पड़ी, इंटरेस्ट? आप बहन है मम्मी की, आप इंटरेस्ट लेंगी हमसे? मंजू ने चापलूसी की तरह मुंह बनाते हुए कहा, तमन्ना बेटा देखो, पैसे की उधारी ना बहुत बुरी चीज है, कीमती रिश्तों को भी सस्ता कर देती है और मैं नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता खराब हो, इसीलिए हिसाब किताब सब क्लियर रहे तो ही अच्छा है। तुम समझ रही हो ना? तमन्ना तो नाक मुंह फुला रही थी, पर रोमा ने पूछ ही लिया, कितना इंटरेस्ट चाहिए तुझे? 20%। तमन्ना ने चिल्लाते हुए कहा, 20%? मौसी ये क्या बोले जा रही हो आप? जब इतना इंटरेस्ट देना ही होता तो हम आपसे पैसा क्यों मांगते? बेटा दूसरे से मांगती ना तो इससे भी बड़ा मुंह खोलते। तुम्हें अभी दुनिया का पता नहीं है, दुनिया बहुत बेकार हो चुकी है बेटा, और मैं तो थोड़ा ही मांग रही हूँ, हमारे भी तो अपने खर्चे हैं बेटा, समझो ना। रोमा ने बीच में बोलते हुए कहा, देख मैं समझती हूँ ये सब, पर तू भी तो समझना, ऐसे वक्त में अपने रिश्ते ही तो काम आते हैं, और अब अगर तू ही ऐसे करेगी फिर तुझ में और बाकियों में फर्क क्या रहेगा बता? मंजू ने थोड़ा सोचा, फिर मन मारकर बोली, अच्छा 18, बस अब इससे कम नहीं, वरना मैं नहीं दे पाऊंगी दीदी, सॉरी। और ये भी मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी बहन हो, ठीक है? अच्छा ठीक है 18%, रोमा ने कहा। तमन्ना ने तुरंत अपनी माँ को टोकते हुए कहा, अरे क्या ठीक है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है पर बहुत ज्यादा है 18%। मम्मा मुझे लगता है हमें किसी और से मांग लेना चाहिए। अच्छा और कौन देगा हमें पैसे? रोमा ने धीरे से दबी आवाज में कहा, कोई ना कोई तो दे ही देगा। रोमा ने आंखें दिखाकर तमन्ना को चुप कराया और फिर बोली, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम ही कह रही थी ना शेयर्स के दाम दुगने तिगने बढ़ने वाले हैं, फिर क्या हो गया अगर इंटरेस्ट 18% भी है तो? देखो बेटा, ऑमलेट बनाना होता है ना तो पहले अंडों को फोड़ना ही पड़ता है। मतलब पहले बड़े प्रॉफिट के लिए पहले थोड़ा नुकसान सहना पड़ता है, समझी? रोमा ने कहा। सारी बातें खत्म होने के बाद मंजू ने रोमा को 15 लाख का चेक पकड़ा दिया। मंजू इन कामों में बड़ी चंट थी, वो पहले से ही सारी तैयारी के साथ आई थी। और फिर मंजू और उसकी बेटी सोनिया दोनों वहाँ से निकल गए। बाहर निकलते ही सोनिया ने मंजू से कहा, मम्मा आपको नहीं लगता कि हमें भी अहुजास के शेयर्स खरीद लेने चाहिए? आपने सुना नहीं तमन्ना क्या कह रही थी कि उनके दाम अगले 2-3 दिनों में काफी बढ़ने वाले हैं। हाँ सुना है, तो लगा लो तुम भी पैसे। कितना लगाऊं? सोनिया ने पूछा। खरीद लो 50 लाख के। इतने ज्यादा? सोनिया ने चौंकते हुए कहा। बेटा जब वो 15 के शेयर्स खरीद सकती है तो हम 50 के तो खरीद ही सकते हैं ना, उनसे तो हमारी हालत अच्छी ही है। और फिर उसने कहा तो है कि ये इनसाइड इंफॉर्मेशन तमन्ना को नमा न हो जाने दी है। फिर स्ट्रेस क्यों ले रही हो? लगा दो, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। एक बार पैसे आ गए तो तुम्हारे पापा की भी कोई जरूरत नहीं होगी। आप सही कह रही हैं। अपने बाप का जिक्र सुनकर सोनिया का मूड ऑफ हो गया था। मंजू अपने पति के बारे में ज्यादा अच्छे ख्यालात नहीं रखती थी। उसे अपने पति को छोड़ने के पीछे का कारण ये था कि वो उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। पत्नी और बेटी के होने के बावजूद भी आए दिन दूसरी औरत की बाहों में होता था। ना तो उसे अपनी बीवी की कोई परवाह थी और ना ही अपनी बेटी की। वो अपनी ही रंगरलियों में मस्त था। इसीलिए सोनिया के मन में अपने पिता के लिए वो इज्जत नहीं थी जो एक बेटी को उसके बाप के लिए होती है। सोनिया ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन माँ हम 50 लाख के शेयर्स खरीदेंगे कैसे? हमारे पास कौन से इतने पैसे हैं? जो थे उसमें से 15 लाख तो आपने दे दिए। अब मंजू ने सोनिया को दिलासा देते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम अभी इन बातों की परवाह मत करो, तुम्हारी माँ भी जिंदा है, समझी? मैं जानती हूँ किसी को जो हमें पैसे देने को तैयार हो जाएगा, और वो भी सिर्फ 15% इंटरेस्ट पर। ये बोलते हुए मंजू की आंखों में एक तीखी सी चमक थी, ऐसी चमक जो दिन दहाड़े दूसरों को अंधा करके उनके पैसे ऐंठ ले। साफ था कि मंजू ने भी रोमा की परिस्थिति और उसके बहन होने के भरोसे का फायदा उठाया था। वो वाकई उसकी बहन होने से पहले एक व्यापारी थी। पलक झपकते ही 3-4 दिन बीत गए और चिराग ने अपने शेयर्स बेचकर अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट कमाया। और क्योंकि रूही यानी लीना सेठी भी इनके काम में जुड़ी थी तो उसके पास भी मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा आ गया। लेकिन अगर कोई नुकसान का मुंह देख रहा था तो वो था नमन। दरअसल नमन बेसब्री से अपने हिस्से के स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ने का इंतजार कर रहा था, जो कि उसने दूसरों से पैसे लेकर खरीदे और सोचा था कि अपने शेयर्स बेचकर जो मुनाफा होगा उसे बेचकर वो बाकियों के पैसे लौटा देगा। मगर हुआ यूं कि रूही ने जानवी की मदद से मार्केट में ये खबर फैला दी कि एक गोल्ड माइन की कंपनी जो नमन के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाली थी, उसने अपना इरादा बदल दिया और अब वो पीछे हट चुकी है।
गोल्ड माइन कंपनी की मार्केट में बड़ी अच्छी इमेज थी, इसीलिए उसका पीछे हटना नुकसान होने का अंदाजा दे रही थी। खबर मार्केट में आग की तरह फैल गई। अब भला बिजनेस में आ बैल मुझे मार वाली हरकत कौन करता है? कोई फटे जेब में नोट रखने का रिस्क आखिर क्यों लेगा? यही कारण था कि नमन के शेयर्स के दाम एकदम से लुढ़क कर नीचे गिर गए और उसका बुरा हाल हो गया। जिस वक्त ये बात हुई उस वक्त तमन्ना नमन के ही साथ थी। नमन बौखला बौखला कर चिल्लाए जा रहा था, ये हो कैसे सकता है? आखिर कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ये अचानक मैं क्या करूंगा अब? जिन्हें शेयर्स बिकते ही पैसे लौटाने का बोल रखा है, उन्हें क्या जवाब दूंगा कि शेयर्स के दाम अब कोई 2 कौड़ी में भी खरीदने को तैयार नहीं है? ये कहूंगा मैं उनसे। घबराहट तो तमन्ना को भी हो रही थी, क्योंकि वो नमन के कॉन्फिडेंस पर उछलती रहती थी। लेकिन अब जब नमन की ही पैर कट गए थे तो तमन्ना तो एकदम अपाहिज जैसी हो गई थी। मगर फिर भी उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, इट्स ओके नमन, सब ठीक हो जाएगा। जैसे अचानक गिर गए हैं वैसे ही बढ़ भी जाएंगे, तुम देखना। अब इतनी टेंशन मत लो। तमन्ना ने नमन को बोलने को तो इट्स ओके बोल दिया, मगर वो अंदर से बिल्कुल भी ओके नहीं थी। उसकी तो जान अटकी हुई थी, क्योंकि उसने खुद मंजू से 15 लाख का कर्जा लिया था, वो भी 18% के इंटरेस्ट पर। और जिस तरह की उसकी मौसी थी, अगर उन लोगों ने वक्त रहते ये पैसे नहीं भरे तो भले दोनों की किडनी क्यों ना निकालनी पड़े, मगर वो अपने पैसे की भरपाई करवा के ही दम लेती। बस यही बात तमन्ना को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। 2 दिन और बीत चुके थे, मगर अहूजास के शेयर बढ़ने के बजाय लगातार नीचे ही गिरते जा रहे थे। एक तरफ जहां तमन्ना की हालत पस्त थी तो दूसरी तरफ मंजू की हालत भी बदतर सी हो गई थी। कहाँ तो वो टाइटैनिक पर बैठकर नोटों के समंदर में तैरना चाह रही थी, और कहाँ तो अब उसकी पूरी नाव ही रद्दी कागज की निकली, जिसके हर पल चिथड़े उड़ते जा रहे थे। घबराहट के मारे उसने तुरंत रोमा को कॉल मिला दिया और झन्नाते हुए बोली, दीदी तुमने तो कहा था कि तमन्ना नमन से पूछ कर आई है कि शेयर्स के दाम बढ़ने वाले हैं, तो फिर ये सब क्या है? तुम्हारे ही कहने पर मैंने भी अपने पैसे लगा दिए और अब देखो क्या हो रहा है। मैंने क्या किया? मेरे तो खुद के पैसे डूब रहे हैं फिलहाल, मैं क्या कर सकती हूँ? रोमा ने मंजू से कहा, दीदी तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो वो तुम जानो, मुझे ये सब नहीं पता। मुझे टाइम पर मेरे पैसे चाहिए, तो मतलब चाहिए। अब तुम जाए जहाँ से भी ला कर दो। इतना कहकर मंजू ने फोन काट दिया। तमन्ना रोमा के ठीक पीछे ही खड़ी थी, इसीलिए उसने सारी बातें सुन ली। फोन के कटते से ही चिल्ला पड़ी, मम्मा ये क्या तरीका है पैसे मांगने का? वो एक अकेली नहीं है जिन्हें लॉस हो रहा है, हमें भी हुआ है, बाकी और जिन्होंने लगाया होगा उनका भी हो रहा होगा। तुम ये बताओ, तुमने नमन से पूछा कोई ऑप्शन है इसे रोकने का? कुछ कहा उसने कि नहीं? रोमा ने चिंता में पूछा। तमन्ना के पास इसका कोई जवाब नहीं था। होता भी क्या, वो तो खुद नमन को उसकी बौखलाहट पर उसे दिलासा देकर आई थी। उसके पास से जवाब कहाँ से लेकर आती? रोमा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्यों ना अभी ही सारे शेयर्स बेच दे, और ज्यादा नुकसान सहने से तो बेहतर है ना कि सस्ते में बेचकर खत्म कर दे। कम से कम सारे तो बर्बाद नहीं होंगे ना। मम्मा आपको पता भी है कि मार्केट में उनके शेयर कोई खरीदने तक को तैयार नहीं है, फिर सस्ते में भी कोई क्यों खरीदेगा? रोमा परेशान सी हो गई। तमन्ना ने फिर उसे समझाते हुए कहा, मम्मा मेरी बात सुनो, आप इतना टेंशन मत लो। नमन और चिराग दोनों ने शेयर्स खरीदे हैं, वो अपना नुकसान क्यों होने देंगे? और सबसे बड़ी बात कि उनका इमेज भी दांव पर है, फिर वो ऐसे इस बात को जाने थोड़ी देंगे। देखना कुछ ना कुछ कर लेंगे वो लोग, आप टेंशन मत लो। तमन्ना की बातों में लॉजिक तो था, आखिर कोई भी कंपनी अपना नाम कैसे बर्बाद होने दे सकती थी। इसीलिए रोमा ने भी शेयर को ना बेचने का फैसला किया। नमन एक तो पहले ही बौखलाया था, ऊपर से उसे लग रहा था कि मोनिका से सुनने में कुछ गलती हो गई, जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। उसने गुस्से में मोनिका से पूछा, तुम्हें पक्का पता है कि चिराग ने स्टॉक्स खरीदे हैं? मोनिका ने कहा, हाँ मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद चिराग को विनय से बोलते हुए सुना है। नमन को मोनिका की बातें झूठ नहीं लगी, इसीलिए उसने खुद को संभाला और फिर आराम से बोला, देखो हर चीज पर नजर रखो, हर बात ध्यान से सुनो और मुझे आकर बताओ कि चिराग का अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओके? मोनिका नमन की बात ध्यान में रखकर सीधा चिराग के घर पहुंच गई। घर आई तो देखा कि चिराग हॉल में सोफे पर ही बैठा हुआ था। मोनिका उसके पास गई और उससे थोड़ा करीब होकर बैठ गई और जानबूझकर बोली, चिराग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? शेयर्स के प्राइस गिर गए इसलिए मूड ऑफ है क्या तुम्हारा? चिराग बहुत चक्का होकर बोला, अच्छा तो तुम्हें भी पता चल गया ये सब? हाँ एक्चुअली मैंने भी कुछ शेयर्स खरीदे थे ना, इसलिए, पर जब से इन्वेस्ट किए हैं तब से उसके दाम लगातार 3 दिन से गिरते ही जा रहे हैं। आई एम ऑलमोस्ट इन डेब्ट नाउ, यू नो, इवन आई एम फेसिंग इट, व्हाट टू डू? चिराग ने कहा। देखते ही देखते और 2-3 दिन बीत गए, मगर अब तक कोई सुधार नहीं दिख रहा था। अहुजास के शेयर्स कौड़ी बराबर हो चुके थे। ऐसी हालत थी कि कोई नौसिखिया बिजनेसमैन भी उससे पूछने को तैयार नहीं था। रूही आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी और इनाम के तौर पर उसे महराज की तरफ से वो उनके शेयर के 3% की भागीदार बन चुकी थी। एक तरफ जहां हिस्से में नोटों की बरसात सी हो गई थी, तो दूसरी तरफ मंजू रोमा की तिजोरी खाली करने के लिए पहुंच गई थी। मंजू धड़धड़ाते हुए रोमा घर में घुसी और ना हाय बोला ना बाय, सीधा खरी आवाज में बोली, दीदी
अब बहुत इतने दिन हो गए तुमने इंटरेस्ट की एक फूटी कौड़ी नहीं पहुंचाई। देखो अब मैं तुम्हारी कोई फालतू के बहाने, अब चुपचाप मुझे पैसे दे चलो, बहुत हो गई इज्जत। रोमा ने उसे समझाते हुए कहा, मंजू तू तो जानती है कि अभी सिचुएशन कैसी है और मैं कौन सा यहाँ से भागी जा रही हूँ, यही तो हूँ मैं, मेरे पास आते ही मैं तुझे दे दूंगी बस। मंजू इतनी बौखलाई हुई थी कि उसके दिमाग में रोमा की एक बात नहीं आई। वो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी कि आज तो वो पैसे उसके घर से लेकर ही जाएगी, इसीलिए उसने सीधा बोला, तुम बस इतना बताओ दीदी कि तुम मुझे से दे रही हो या नहीं। मंजू कहा ना तुझे कि अभी नहीं है मेरे पास, अभी कहाँ से दे दूं मैं। रोमा का ये कहना ही था कि मंजू ने कोई इशारा किया और उसके दाएं बाएं से दो मोटे मोटे बिल्कुल मुस्टंडे आदमी निकल आए और सीधा रोमा के सामने तनकर खड़े हो गए। क्या मंजू पैसों के लिए अपनी हदें पार कर देगी? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।